प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी अध्यापन हेतु मैं डॉक्टर शशि प्रभा शर्मा, सह आचार्य हिंदू विभाग, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम पूर्व के वीडियो में शतरंज के खिलाड़ी कहानी का अध्ययन कर रहे थे कि मीर और मिर्ज़ा दोनों शतरंज खेलने के लिए बैठे हुए हैं और उनकी बेगम साहिबा उन्हें बुला रहे हैं। उनके सर में दर्द है तो मीर और मिर्ज़ा दोनों बाजी छोड़कर नहीं जाते हैं और शतरंज खेलने के लिए तत्पर रहते हैं। तब उनकी बेगम दीवान खाने में आती है और बाजी उठाकर पलट देती हैं, फेंक देती हैं उस बिसात को। यह चित्रण इस कहानी में हुआ है। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ आई। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी मैयत ही देखें जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी और दीवान खाने तक के द्वार तक गई और जाकर वो सारी जो बाजी है पलट देती है। मिर्ज़ा जब घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो गई थी और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैं तो जब मोहरे बाहर आते देखा तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। आपकी बीवी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उनको सिर पर चढ़ा रखा है। यह वाक्य कि आपने उनको सिर पर चढ़ा रखा है एक पुरुष के अहम को ठेस पहुँचाने वाला होता है। इस वाक्य को कहकर वो उनका जो गुस्सा है वो जागृत करना चाहते हैं। मिर्ज़ा, खैर ये तो बताइए अब जमाओ कहाँ होगा, हम बाजी कहाँ खेलेंगे, शतरंज के बिसात कहाँ लगाएंगे। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जम जाएंगे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, अब मैं आपके घर आऊँगा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाएगा। मीर साहब की बेगम जो है वो किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। जो मिर्ज़ा की बेगम थी वो तो शतरंज खेलना मिर्ज़ा का उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, किंतु जो मीर साहब की बेगम है वह खुश थी कि इस बहाने उनके जो शौहर हैं वो उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी खुद की विलासिता के रंग में डूबी हुई थी। जब मीर साहब की बिसात उनके घर में ही बिछने लगी तो नौकरों को और बेगम को सबको आपत्ति होने लगी। जहाँ उनके नौकर सारे दिन एकदम फ्री रहा करते थे, बिल्कुल कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था काम का, जब उनके ऊपर इस तरह का दबाव आया कि उन्हें बार बार अपने मालिक की सेवा चाकरी करनी पड़ेगी और उनकी बीवी की हरकतों पर भी पहरा रहेगा, तो बीवी और नौकर दोनों परेशान हो गए। इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है और नौकर और बीवी दोनों ही अटकलें लगाने लगे कि मीर और मिर्ज़ा की जो शतरंज की बाजी है वो उनके घर पर ना बिछे। मोहल्ले में दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार हो रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं मोहल्ले में होने लगी। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज़ कंपनी का जो ऋण था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। जो उस समय की राज्य की स्थिति थी वो इस पैराग्राफ में वर्णित है, इस गद्य भाग में वर्णित है कि वहाँ पर जो ऋण है वो किस तरीके से बढ़ा हुआ था। उस ऋण को चुकाने का किसी को कोई
फिक्र नहीं थी। सब अपनी विलासिता में डूबे हुए थे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। और मीर और मिर्ज़ा तो अपनी शतरंज की बाजी में इस तरीके से मस्त थे कि उन्हें राज्य की से कोई लेना देना ही नहीं था। वह तो ये चाहते थे कि निर्विघ्न हमारी जो शतरंज है वो चलती रहे, हमारा शतरंज का खेल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। जब वाजिद अली शाह के राज्य पर अंग्रेज़ी कंपनी का आक्रमण हो जाता है, तब भी मीर और मिर्ज़ा यही सोचते हैं कि कुछ भी हो, हमें राज्य की तरफ से लड़ने का बुलावा नहीं आए, हमें लड़ाई न करने जाना पड़े, हमारी शतरंज का खेल निर्विघ्न रूप से चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न आए। और वो कहते हैं कि अगर राज्य से कोई हमें बुलाने भी आए, कोई सेवक हमारे पर जांच पड़ताल करने आए, तो कह देना कि हम घर पर नहीं हैं। इस तरह का उन्होंने अपने घर वालों को संदेश दे रखा था, अपने नौकरों को, अपनी बेगम को कह रखा था कि ये बता देना कि हम घर पर नहीं हैं। वह जब मीर और मिर्ज़ा अपने घर पर शतरंज नहीं खेल पाते, तो वह एक ऐसी मस्जिद का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पर शतरंज की व्यवस्था हो जाए ताकि उनको कोई व्यवधान न आए। दूसरे दिन दोनों ही मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल जाते हैं। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियाँ भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में जाते हैं, जहाँ नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम, मदरिया ले लेते हैं और मस्जिद में पहुँच दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं रहती थी। किश्त, शह आदि तो एक दो शब्दों के सिवा उनके मुँह से कोई वाक्य ही नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। ये उनका संग्राम क्षेत्र था, यही कर्मभूमि थी, यही रणभूमि थी शतरंज की बिसात, जिस पर वो अपना जो शौर्य था वो दिखाते थे। उनका जो शौर्य दिखाने का क्षेत्र था वो सिर्फ शतरंज था। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल थी, लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों की तरफ भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। डर था कि किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह उन पर न पड़ जाए और उन्हें युद्ध करने न जाना पड़े। हज़ारों रुपए की सालाना की जागीर मुफ्ती ही हजम करना चाहते थे। मुफ्ती वो जो उनको जागीर मिली हुई थी, जो पैसा मिलता था, वो मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आती थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, यह किश्त। फिर मीर कहते हैं, ज़रा देखना चाहिए, कहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, ये लो किश्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5000 होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिए, ये लीजिए किश्त। इस गद्य भाग में जो ये संवाद है मीर और मिर्ज़ा के, जब वो आपस में कहते हैं कि कंपनी की फौजें आ रही है, बादशाह को पकड़ कर ले जा रही हैं, किंतु उनके बीच जो संवाद होता है कि आप तो अपने जो शतरंज का बादशाह है उसको बचाइए, इससे ये प्रमाणित होता है कि उन्हें राज्य की कोई फिक्र नहीं थी, अपने राजा की कोई फिक्र नहीं थी। वह तो सिर्फ शतरंज के लिए जी रहे थे। दोनों सज्जन खेलने बैठ जाते हैं। 2-3 बज गए। अब मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज रहा था।
कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। ये वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जा रहा था। लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। इस पैराग्राफ से जो राजनीतिक अधःपतन है उसका हमें विवेचन इसमें हुआ है कि उस देश के सैनिकों में, राजा में, प्रजा में देशभक्ति का जो ज्वार था वो खत्म हो चुका था। वो विलासिता में डूबे हुए थे। उनमें कायरता का भाव पैदा हो गया था कि हम क्यों लड़े, हमें तो वैसे तनख्वाह मिल रही है। इस बात का वर्णन इसमें प्रेमचंद ने किया है और वो आगे कहते हैं, प्रेमचंद शाम हो गई, खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबीलें आकर अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। इधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पाकर। एक विजेता, शतरंज का विजेता, राज्य का विजेता नहीं। राज्य तो पराधीन हो रहा है, उसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, आक्रमण हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो तो शतरंज का विजेता है, जिसके गजले गा रहा है, अपना जो उमंग है वो उल्लास से जो प्रकट कर रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं कि जो जो बाजी कमज़ोर पड़ती, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला नहीं कीजिए, ये कब क्या कि एक चाल चले फिर उसे बदल दिया, जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, ये आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं, मुहरे को छोड़ दीजिए, तब तक आपको चाल न सूझे, मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझो, फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। मुहरा आप कायनात तक न छोड़े तो क्या चाल आपकी न होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगी। इस तरह की जो तुक्का फजीहत, जिसे हम देशज भाषा में कहते हैं, वो तुक्का फजीहत दोनों मीर और मिर्ज़ा के बीच में होती है। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न ये दबता था न वो, न मीर अपनी हार मान रहे थे न मिर्ज़ा। अप्रासंगिक बातें होने लगी, विवाद बढ़ने लगा। मिर्ज़ा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और चीज़ ही है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं होता। इस तरह के जो वाक्य हैं वह किसी के अहम को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं, ताकि व्यक्ति उससे उग्र होता है, विवाद बढ़ता है और लड़ाई तक की संभावना पैदा हो जाती है। वही हालात प्रेमचंद ने अपने जो पात्र हैं उनके समक्ष वही हालात उत्पन्न हो रहे, वही परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही कि दोनों में लड़ाई हो जाए। मीर क्या घास आप छीलते होंगे, आपके अब्बा जान यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आते हैं। मिर्ज़ा अजी जाइए भी, गाजी उद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते आपके अब्बा की
जिंदगी गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर ही खाना बना खाते चले आते हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं। इस तरह का जो वार्तालाप या संवाद है दोनों के बीच होता है और दोनों ही अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। वह शतरंज के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। दोनों दोस्तों ने जब बात बढ़ी तो अपने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार, पेश कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर थे। ये बात रेखांकित करने योग्य है कि दोनों विलासी थे पर कायर न थे। तलवारें निकाल ली। जो उनका जो खून है वह अपने राजा की पराजय को देखकर नहीं खोला, लखनऊ में आक्रमण को देखकर नहीं खोला। एक शतरंज के बादशाह के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी जान देने को। यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं कि वो दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अतः पतन हो गया था। उनके जो नैतिक मूल्य है वो विनाश को प्राप्त हो गए थे। उनमें नैतिकता का अभाव हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प कर जाने दे दी। और अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। ये पंक्तियाँ हमारी संवेदना को जागृत करती हैं कि जो विलासिता में व्यक्ति डूब जाता है वो अपना विवेक खो देता है। उनका विवेक अपने बादशाह को बचाने के लिए जागृत नहीं हुआ और शतरंज के बादशाह के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें, दूर दूर से मीनारें लाशों को देखती और सिंधु हुई थी। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि अगर हम व्यसन में डूब जाते हैं तो हमारा जो नैतिकता का जो भाव है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है, हमारा अधःपतन हो जाता है। हम नैतिक मूल्यों को खो देते हैं। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, यह विवेक हम खो देते हैं। इसी बात को यहाँ पर प्रेमचंद ने रेखांकित किया है कि उनमें वो कायर नहीं थे, वो प्राणों की आहुति दे देते, किंतु उनमें देशभक्ति का जो ज्वार था, देशभक्ति का जो भाव था वो खत्म हो गया था। इस कहानी में प्रेमचंद ने इसी बात को रखा है। धन्यवाद।